आज की इस विस्तृत चर्चा में हम मशीन लर्निंग की दुनिया के एक बहुत ही क्लासिक और शक्तिशाली टूल पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा टूल जिसने प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के पूरे परिदृश्य को सच में बदल कर रख दिया है। हाँ बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। सही कहा। और आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य आधार द आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल्स नाम का एक बहुत ही विस्तृत लेख है। हमारा जो लक्ष्य है आज वो ये डिकोड करना है कि कैसे ये आर्किटेक्चर डेटा की जटिल और नॉन लीनियर गुत्थियों को सुलझाता है। देखिए, अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो एक बहुत पुरानी और आम समस्या है जिसे हम ओवरफिटिंग कहते हैं। हाँ, ओवरफिटिंग मतलब जब कोई मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा के शोर और बारीकियों को इतना ज्यादा, बिल्कुल जैसे किसी छात्र ने परीक्षा के लिए पूरी किताब रट ली हो, पर जब कोई नया सवाल आए तो उसे कुछ समझ ना आए, नए और अनदेखे डेटा पर वो पूरी तरह से बिखर जाता है। और रैंडम फॉरेस्ट का पूरा डिजाइन इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। असल में मशीन लर्निंग के इतिहास पर नजर डालें तो लियो ब्रेमन ने जब इस एल्गोरिथम को औपचारिक रूप दिया था तो उनका मुख्य उद्देश्य डिसीजन ट्रीज की सबसे बड़ी खामी को दूर करना ही था। आप हाई वेरिएंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, हाई वेरिएंस। एक अकेला डिसीजन ट्री ट्रेनिंग डेटा के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। मतलब डेटा में एक छोटा सा बदलाव पूरे ट्री के ढांचे को बदल सकता है। तो रैंडम फॉरेस्ट इस समस्या का समाधान कैसे करता है? ये एक एनसेम्पल लर्निंग एल्गोरिथम के रूप में काम करता है। ये किसी एक ट्री पर निर्भर रहने के बजाय सैकड़ों या हजारों स्वतंत्र ट्रीज का निर्माण करता है और उन सभी के सामूहिक निर्णय को अंतिम आउटपुट मानता है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये एनसेम्बल लर्निंग गणितीय स्तर पर कैसे काम करती है? क्योंकि एक ट्री के मुकाबले कई ट्रीज का इस्तेमाल करना वैचारिक रूप से तो स्पष्ट है, पर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की समस्याओं में ये सामूहिक निर्णय कैसे लागू होता है? हाँ, दोनों का अपना एक अलग गणितीय आधार है। क्लासिफिकेशन की समस्याओं में जहां हमें डेटा को अलग अलग श्रेणियों में बांटना होता है, जैसे ये तय करना कि कोई ट्रांजैक्शन असली है या फ्रॉड, वहां रैंडम फॉरेस्ट मेजॉरिटी वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। मतलब बहुमत के आधार पर फैसला। बिल्कुल, यहाँ जंगल का हर एक डिसीजन ट्री अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन देता है, जिसे हम एक वोट मान सकते हैं। जिस भी श्रेणी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, मॉडल उसी को अपना अंतिम निर्णय मान लेता है। और रिग्रेशन के मामले में, जहां हमें किसी निरंतर मूल्य की भविष्यवाणी करनी होती है, जैसे अगले महीने की सेल्स, वहां वोटिंग काम नहीं आती। ऐसे में एल्गोरिथम सभी ट्रीज द्वारा दिए गए परिणामों का औसत निकाल लेता है, और पता है, ये औसत निकालने की प्रक्रिया ही उस वेरिएंस को कम करती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी एक विशेषज्ञ की राय पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय विशेषज्ञों के एक पूरे पैनल से वोट करवाना, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो और मॉडल की सटीकता बढ़े। एकदम सही एनालॉजी है। यहाँ पर यह विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक ही ट्रेनिंग डेटा सेट का इस्तेमाल करके 100 अलग-अलग डिसीजन ट्रीज बना रहे हैं, तो सैद्धांतिक रूप से उन सभी को एक ही जैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना? यही तो कैच है। हाँ, अगर सारे ट्रीज एक ही तरह का पैटर्न सीखेंगे तो एन्सेम्बल बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। रैंडम फॉरेस्ट ये कैसे सुनिश्चित करता है कि उसके अंदर के सभी ट्रीज एक दूसरे से अलग हों? यहीं पर रैंडम फॉरेस्ट की असली इंजीनियरिंग सामने आती है। इसके पीछे दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करते हैं। पहला है बूटस्ट्रैपिंग, जिसे हम बैगिंग का एक हिस्सा भी कहते हैं। बैगिंग मतलब बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। जी, इस प्रक्रिया में एल्गोरिदम ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट को सीधे हर ट्री को नहीं सौंपता। इसके बजाय वो रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट तकनीक का उपयोग करता है। तो अगर हमारे पास 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, तो एक नया सबसेट बनाने के लिए एल्गोरिदम रैंडम तरीके से एक पॉइंट चुनेगा, उसे सबसेट में रखेगा और फिर से ओरिजिनल पूल में वापस डाल देगा। अच्छा, इस रिप्लेसमेंट का मतलब तो ये हुआ कि एक ही सबसेट के अंदर एक विशिष्ट डेटा पॉइंट कई बार भी आ सकता है, और कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो उस सबसेट में एक बार भी नहीं चुने जाएंगे। बिल्कुल सही। सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो इस प्रक्रिया के कारण ओरिजिनल डेटा सेट का लगभग 63.2% हिस्सा ही किसी एक बूटस्ट्रैप सैंपल में आ पाता है। और जो बाकी का लगभग 37% डेटा बच जाता है, उसे आउट ऑफ बैग या OOB सैंपल कहा जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आउट ऑफ बैग डेटा का इस्तेमाल मॉडल अपनी ही परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए कर सकता है।
अरे वाह, मतलब रैंडम फॉरेस्ट को वैलिडेट करने के लिए किसी अलग क्रॉस वैलिडेशन सेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। वह अपने निर्माण के दौरान ही अपनी गलतियों का आकलन करता रहता है। हर ट्री एक अलग बूटस्ट्रैप सैंपल पर ट्रेन होता है, जिससे मॉडल में एक बुनियादी स्तर की विविधता आती है। ये तो हुई डेटा के स्तर पर विविधता, लेकिन लेख में एक और सिद्धांत का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है, रैंडम फीचर सिलेक्शन। अक्सर डेटा सेट में कुछ फीचर्स इतने हावी होते हैं कि अगर उन्हें न रोका जाए तो हर ट्री उसी फीचर के आधार पर अपना पहला स्प्लिट करेगा। और ऐसा होने पर सारे ट्रीज लगभग एक जैसे ही दिखने लगेंगे। इसी कोरिलेशन को तोड़ने के लिए रैंडम फीचर सिलेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? जब कोई डिसीजन ट्री किसी नोड पर डेटा को बांटने का फैसला कर रहा होता है, तो वो उस डेटा सेट में मौजूद सभी फीचर्स को एक साथ नहीं देखता। इसके बजाय वो फीचर्स के एक रैंडम सबसेट का चुनाव करता है। मतलब अगर क्लासिफिकेशन का काम है और कुल P फीचर्स हैं, तो एल्गोरिदम केवल P के स्क्वायर रूट के बराबर फीचर्स पर विचार करता है, राइट? हाँ, आमतौर पर यही होता है। इसे अगर एक उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए कि किसी डेटा सेट में 100 अलग-अलग फीचर्स हैं। जब ट्री किसी नोड पर निर्णय लेने वाला होगा, तो वो उन 100 में से रैंडमली सिर्फ 10 फीचर्स को चुनेगा। सही, और केवल उन्हीं 10 के आधार पर सबसे बेहतरीन स्प्लिट तय करेगा। और फिर अगले नोड पर वो फिर से कोई और 10 फीचर्स चुनेगा। ये तरीका सच में बेहतरीन है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि कमजोर या कम महत्वपूर्ण फीचर्स को भी मॉडल में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिले, जो शायद किसी डोमिनेंट या हावी फीचर की मौजूदगी में कभी सामने ही ना आ पाते। इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा जंगल तैयार होता है जिसमें हर ट्री स्वतंत्र रूप से सोच रहा है। मतलब डाइवर्सिटी इसकी असली ताकत है। बिल्कुल। कुछ ट्रीज की प्रिडिक्शंस शायद बहुत अच्छी न हो, लेकिन जब उन सभी के अनकोरिलेटेड निर्णयों को एक साथ मिलाया जाता है, तो जो शोर या नॉइज है वो आपस में कट जाता है, और जो असली सिग्नल है वो और भी मजबूत होकर उभरता है। अब अगर हम मशीन लर्निंग कम्युनिटी की बात करें, तो नए और अत्याधुनिक डीप लर्निंग मॉडल्स आ चुके हैं। फिर भी रैंडम फॉरेस्ट आज भी डेटा साइंटिस्ट के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है? लेख में इसके कई कारण गिनाए गए हैं। देखिए, आज के समय में जब हम बिग डेटा की बात करते हैं, तो डेटा सेट्स में सिर्फ हजारों रोज नहीं होती, बल्कि हजारों कॉलम्स या हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस होते हैं। और एक साधारण लीनियर मॉडल ऐसे स्पेस में अक्सर ओवरफिट हो जाता है, या फिर फीचर्स के बीच के नॉन लीनियर संबंधों को पकड़ ही नहीं पाता। यहीं पर रैंडम फॉरेस्ट बाजी मारता है। ये बिना किसी अतिरिक्त फीचर इंजीनियरिंग के इन जटिल संबंधों को बहुत आसानी से डिकोड कर लेता है। और डेटा की एक और बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या होती है मिसिंग वैल्यूज। वास्तविक दुनिया का डेटा शायद ही कभी पूरी तरह से साफ या पूरा होता है। हाँ, डेटा इकट्ठा करते समय अक्सर कई एंट्रीज खाली छूट जाती हैं। कई एल्गोरिदम तो खाली डेटा देखते ही काम करना बंद कर देते हैं, या फिर उनके लिए डेटा को पहले से बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट के पास इसका एक बहुत ही शानदार इनबिल्ट समाधान है, जिसे प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डेटा में कुछ जानकारी गायब भी है, तो मॉडल ये देखता है कि कौन से डेटा पॉइंट्स ट्रीज के टर्मिनल नोड्स में अक्सर एक साथ खत्म होते हैं। मतलब जो पॉइंट्स अक्सर एक साथ आते हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी ज्यादा होती है। जी, और इसी प्रॉक्सिमिटी का इस्तेमाल करके एल्गोरिदम उन मिसिंग वैल्यूज का एक बेहद सटीक अनुमान लगा लेता है, वो भी मॉडल की एक्यूरेसी को गिराए बिना। ये सच में एक बहुत बड़ा फायदा है। और इसके साथ ही लेख में एक और बहुत शक्तिशाली टूल की चर्चा है, फीचर इंपॉर्टेंस। ये रैंडम फॉरेस्ट की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। ये सिर्फ ये भविष्यवाणी नहीं करता कि परिणाम क्या होगा, बल्कि ये भी बताता है कि उस परिणाम तक पहुंचने में किन कारकों का सबसे बड़ा योगदान रहा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये फीचर इंपॉर्टेंस ही है जो रैंडम फॉरेस्ट को सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स से निकालकर एक व्याख्यात्मक टूल बनाता है। जब कोई ट्री किसी फीचर का इस्तेमाल करके डेटा को बांटता है, तो वो कैलकुलेट करता है कि उस स्प्लिट से नोड की अशुद्धता कितनी कम हुई, जिसे हम गिनी इम्प्योरिटी डिक्रीज कहते हैं। बिल्कुल। पूरे जंगल में एक विशेष फीचर द्वारा लाई गई इस अशुद्धता में कमी का औसत निकाला जाता है। जिस फीचर का औसत सबसे ज्यादा होता है, उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और मैंने पढ़ा है कि इसमें एक मीन डिक्रीज एक्यूरेसी का तरीका भी होता है। हाँ, जहां मॉडल ये देखता है कि अगर हम किसी फीचर के डेटा को पूरी तरह से रैंडमाइज कर दें, तो मॉडल की सटीकता कितनी गिर जाएगी। अगर सटीकता बहुत ज्यादा गिरती है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो फीचर प्रेडिक्शन के लिए बेहद क्रिटिकल था। ये फीचर इंपॉर्टेंस का गुण ही रैंडम फॉरेस्ट को वास्तविक दुनिया के उपयोगों के लिए इतना प्रासंगिक बनाता है।
लेख में कई उद्योगों का जिक्र है जहां इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा। हाँ, इसके एप्लीकेशंस बहुत व्यापक हैं। अगर हम फाइनेंस सेक्टर की गहराई में जाएं तो फ्रॉड डिटेक्शन में इसका उपयोग एक बेहतरीन केस स्टडी है। पारंपरिक रूप से बैंक्स रूल्स बेस्ड इंजन्स का इस्तेमाल करते थे, जिनमें कुछ सख्त नियम फीड किए जाते थे। हाँ, जैसे अगर ट्रांजैक्शन रात के 2 बजे हो रहा है और रकम 1 लाख से ज्यादा है तो उसे ब्लॉक कर दो। पर समस्या ये थी कि इन सख्त नियमों की वजह से बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव जनरेट होते थे, असली ट्रांजैक्शंस भी ब्लॉक हो जाते थे। और दूसरी बात ये कि रूल्स बेस्ड सिस्टम्स नए तरह के फ्रॉड पैटर्न्स को तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक कि कोई इंसान मैनुअली एक नया नियम न लिखे। यहीं पर रैंडम फॉरेस्ट पूरी व्यवस्था को बदल देता है। वो पुराने डेटा से खुद सीख लेता है ना? जी, ये एल्गोरिदम लाखों पुराने ट्रांजैक्शंस के आधार पर खुद उन सूक्ष्म और छिपे हुए पैटर्न्स को सीख लेता है जो शायद किसी इंसान की नजर में ना आए। मतलब हो सकता है कि अकेले रात के 2 बजे ट्रांजैक्शन होना कोई बड़ी बात ना हो। सही कहा। लेकिन अगर मॉडल देखता है कि ट्रांजैक्शन रात 2 बजे हो रहा है, किसी ऐसे मर्चेंट कोड पर हो रहा है जिसका इस्तेमाल ग्राहक ने पिछले 5 सालों में नहीं किया और डिवाइस की लोकेशन भी अलग है, तो रैंडम फॉरेस्ट इन सभी नॉन लीनियर इंटरैक्शंस को तुरंत पकड़ लेगा और उसे हाई रिस्क फ्लैग कर देगा। और फीचर इंपॉर्टेंस की वजह से बैंक की विश्लेषकों को ये भी पता चल जाएगा कि उसने किस आधार पर इस ट्रांजैक्शन को फ्रॉड माना है। कमाल है। इसी तरह एक और बहुत ही जटिल क्षेत्र है हेल्थ केयर, विशेष रूप से प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स और जीनोमिक्स। मेडिकल डेटा में तो चुनौतियां और भी बड़ी होती हैं। हाँ, वहाँ अक्सर सैंपल्स या मरीजों की संख्या कम होती है, लेकिन हर मरीज के लिए फीचर्स की संख्या लाखों में होती है। खासकर डीएनए सीक्वेंसिंग में सांख्यिकी की भाषा में इसे P is much greater than N प्रॉब्लम कहा जाता है। ये मशीन लर्निंग के लिए क्लासिक नाइटमेयर परिदृश्य है। अगर किसी डेटा सेट में 10,000 जीन्स का डेटा है लेकिन सिर्फ 100 मरीजों के सैंपल हैं, तो कोई भी सामान्य मॉडल सिर्फ डेटा को याद कर लेगा और ओवरफिट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट का रैंडम फीचर सिलेक्शन यहां जादू की तरह काम करता है, क्योंकि हर स्प्लिट पर वो फीचर्स के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही देखता है। वो मॉडल को किसी 1 या 2 हावी जीन्स पर पूरी तरह निर्भर होने से रोकता है। वो उन हजारों जीन्स के बीच के आपसी संबंधों का मूल्यांकन करता है। हाँ, जिससे शोधकर्ताओं को ये पहचानने में मदद मिलती है कि किसी विशेष बीमारी जैसे कि कैंसर के विकसित होने के पीछे कौन से जेनेटिक मार्कर्स वास्तव में जिम्मेदार हैं। ये सच में इस एल्गोरिदम की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। ई-कॉमर्स में रिकमेंडेशन सिस्टम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस तक रैंडम फॉरेस्ट हर जगह है। जहां भी बहुत सारा डेटा है, रैंडम फॉरेस्ट वहां अपनी जगह बना ही लेता है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? अब तक हमने इस मॉडल की सिर्फ तारीफें की हैं। उच्च सटीकता, ओवरफिटिंग से बचाव, मिसिंग डेटा को संभालना। लेकिन मशीन लर्निंग में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। लेख में इसकी किन कमियों या सीमाओं की ओर इशारा किया गया है? देखिए, इसकी कुछ बहुत ही स्पष्ट सीमाएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इसका कंप्यूटेशनल खर्च। जब हम एक ऐसा जंगल बना रहे हैं जिसमें 1000 गहरे डिसीजन ट्रीज हैं, तो जाहिर है कि उस मॉडल को ट्रेन करने में समय लगेगा और बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए होगी। पर असली समस्या ट्रेनिंग के समय उतनी नहीं होती जितनी कि इन्फ्रेंस या प्रिडिक्शन के समय होती है। यानी जब मॉडल को रियल टाइम में किसी नए डेटा पॉइंट पे फैसला लेना होता है। बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में लगा है, जहां माइक्रो सेकेंड्स में फैसले लेने होते हैं। रैंडम फॉरेस्ट को एक प्रेडिक्शन देने के लिए उस नए डेटा पॉइंट को अपने सभी 1000 ट्रीज के हर एक नोड से गुजारना होगा और फिर उन सब के नतीजों का औसत निकालना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो लेटेंसी आती है वो कुछ खास रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बहुत धीमी हो सकती है। इसके अलावा मेमोरी की खपत भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़े मॉडल्स को स्टोर करना मुश्किल होता होगा। एक विशाल रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को मेमोरी में स्टोर करना काफी महंगा साबित हो सकता है, खासकर मोबाइल फोन्स या एज डिवाइसेस पर, जहां रिसोर्सेज सीमित होते हैं। लेख में एक और सीमा का जिक्र है, इंटरप्रेटेबिलिटी या व्याख्या करने की क्षमता में कमी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। हालांकि हमने फीचर इंपॉर्टेंस की बात की, लेकिन वो ये नहीं समझा सकता कि निर्णय लेने का पूरा रास्ता क्या था। एक अकेले डिसीजन ट्री को तो हम कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं, पर जब 500 ट्रीज एक साथ वोट कर रहे हों तो उस पूरी गणितीय प्रक्रिया को इंसान के लिए ट्रेस कर पाना असंभव हो जाता है। वो एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है। और ये उन उद्योगों में एक बड़ी समस्या है जहां नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है, जैसे बैंकिंग।
अगर मॉडल किसी का लोन रिजेक्ट करता है तो बैंक को एक स्पष्ट कारण बताना होता है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि हजारों ट्रीज के सामूहिक वोट ने ऐसा कहा है। हालांकि आज के समय में इस ब्लैक बॉक्स की समस्या को सुलझाने के लिए शैप वैल्यूज जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, जो रैंडम फॉरेस्ट जैसे जटिल मॉडल्स के हर प्रिडिक्शन की व्याख्या करने में मदद करती हैं। फिर भी एक साधारण ट्री के मुकाबले ये स्वाभाविक रूप से कम पारदर्शी है। ये तो मानना पड़ेगा। इन सीमाओं के बावजूद आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि मशीन लर्निंग में रैंडम फॉरेस्ट एक ऐसा बेसलाइन मॉडल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जब भी कोई डेटा साइंटिस्ट किसी नए डेटा सेट का सामना करता है तो पहला कदम अक्सर एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल रन करना ही होता है, क्योंकि ये बिना बहुत ज्यादा ट्यूनिंग के ही एक बहुत मजबूत परफॉर्मेंस दे देता है। यह अकेले ट्री की कमजोरियों को अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता से खत्म कर देता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे एक प्रणाली जो पूरी तरह गणित और सांख्यिकी पर आधारित है, वो हमें सामूहिक सोच के बारे में इतना कुछ सिखा सकती है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। रैंडम फॉरेस्ट की सफलता इस बात पर टिकी है कि वह कई ऐसे ट्रीज को एक साथ लाता है जो व्यक्तिगत रूप से कमजोर हो सकते हैं, जिनकी जानकारी सीमित हो सकती है और जो गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उन सभी सीमित और अलग-अलग नजरियों को एक गणितीय ढांचे में मिलाया जाता है तो उनका सामूहिक निर्णय किसी भी एक विशेषज्ञ से कहीं अधिक सटीक और स्थिर होता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर हम इस गणितीय सिद्धांत को मशीन लर्निंग की दुनिया से बाहर निकालकर इंसानी समाज के परिदृश्य में देखें तो क्या समाज की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए इस एन्सेम्बल लर्निंग को अपनाया जा सकता है? क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां अलग-अलग पृष्ठभूमि और सीमित दृष्टिकोण वाले लोगों के विचारों को एक ऐसी संरचना में गूंथा जाए जहां उनकी व्यक्तिगत कमियां आपस में कट जाएं और एक बेहद सटीक, रोबस्ट सामूहिक समाधान उभर कर आए? ये सच में हमें एल्गोरिदम के पार जाकर अपने सामाजिक डिजाइन को फिर से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार करते रहिएगा।